नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और बिहार की राजनीति के लिए, जैसा हम हमेशा कह रहे थे कि बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बांकीपुर के उपचुनाव से जाएगा। बीजेपी का 30 साल पुराना गढ़ पहली बार जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत लिया है। एनालिसिस में कम वोटर टर्नआउट, आखिरी वक्त पर कैंडिडेट बदलना, बीजेपी के अंदर की नाराजगी और युवाओं के मुद्दों को अहम वजह माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी का बड़ा वोट बैंक जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट हुआ, जबकि आरजेडी से बीजेपी की ही रणनीति बता रही है। चुनाव के बाद अमित मालवीय, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के बयानों ने सियासी बहस और तेज कर दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक बाइपोल अपसेट है या 2027 में जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में नए जिस तरह से पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं उसकी शुरुआत है। सवाल कई हैं कि क्या बीजेपी को अब सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि कैंडिडेट सिलेक्शन और ग्राउंड पर जो काम करने की, ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन पर भी नई रणनीति बनानी होगी। और सवाल ये भी है कि क्या छात्र आंदोलन, पेपर लीक और युवाओं की नाराजगी ने पहली बार बिहार के चुनावी नतीजों पर इतना बड़ा असर डाला है, और क्या प्रशांत किशोर की ये जीत उन्हें बिहार की राजनीति में किंग मेकर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टेरियल चैलेंजर के रूप में स्थापित करती है। सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद भवन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। टाइमिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ बांकीपुर में हार गई है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर सबको चौंकाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी की मुलाकात हुई, क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद क्या प्रशांत किशोर किसी गठबंधन में जाएंगे। तो सर, एक एक करके पहले हम लोग जिस तरह से एनडीए के रणनीति में काम को लेकर बात हो रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एनडीए की रणनीति में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बांकीपुर का सीट बीजेपी जीत रही है, कभी भी इनको 60% से कम वोट नहीं आया। 2006 में जब नवीन किशोर सिन्हा का निधन हुआ था और बाईपोल और बाई इलेक्शन में जब नितिन नवीन जी चुनाव लड़े थे तो इनको 82% वोट आया। इसकी समीक्षा तो पार्टी कर रही है कि आखिर वो जो 60% का आंकड़ा हमारे पास था, इस बार हम 34% पर कितने कैसे आ गए। दूसरी बात, जितने मतों से कुछ महीने पहले, 6-7 महीना पहले नितिन नवीन चुनाव जीते थे, मत भी तो इनके प्रत्याशी को नहीं आया। तो ये इनके लिए एक समीक्षा का विषय तो है। वो बांकीपुर जिसको अभेद्य दुर्ग कहते थे, वो बांकीपुर जहां पर ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, उस बांकीपुर के मतदाताओं ने इन्हें नकार दिया। जबकि ऐसे भी अर्बन जो वोटर्स होते हैं, अर्बन जो इलेक्टोरेट होते हैं, उसको बीजेपी मानती है कि वो हमारा है, वो देश के किसी हिस्से में, और बाकी तो हार्ट ऑफ पटना है। आखिर वो जो प्रशांत किशोर का बयान कि 30 साल के किले को मैंने 30 दिन में ध्वस्त कर दिया, एक बीजेपी के लिए सेटबैक तो है, समीक्षा तो उसको करेगी। और दूसरी चीज कि एक ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स था पार्टियों का, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर निर्धारित होता था कि ये हमारे वोट बैंक हैं, ये उनके वोट बैंक हैं। प्रशांत किशोर ने सिंधमारी करके, चाहे वो इंडिया गठबंधन का वोट हो चाहे एनडीए का वोट बैंक हो, दोनों में सिंधमारी किया और अपने हिस्से में उन वोटर को जोड़ लिया। तो एक अलार्मिंग तो है बीजेपी के लिए।
अब जो आपके सवाल हैं कि क्या बीजेपी इसके लिए मंथन करेगी, क्यों नहीं मंथन करेगी? बिल्कुल मंथन करेगी कि कहां कहां हमसे गलतियां हुई। आज ही तो भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें समीक्षा बैठक थी, यही बांकीपुर चुनाव को लेकर के। सम्राट चौधरी जी भी उस बैठक में थे और जितने लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी बांकीपुर चुनाव का, वो सारे लोगों को उस बैठक में बुलाया गया था। समीक्षा ही तो हुई कि आखिर हमारे मतदाता हमसे क्यों बिगड़ते हैं, हमसे कहाँ चीजें छूटी। और उस समीक्षा में कई तस्वीर समझ में आई कि पहली चीज की मतदाता को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो कोई आपके साथ खड़े नहीं। आपने जो कुछ इंट्रो में बताया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें जेनजी का आक्रोश, 18 से 19 साल के करीब करीब 1.25 लाख मतदाता हैं, कुछ ऊपर ही होंगे, तो 1/3 वोट पड़ा और 1/3 जेनजी मतदाता है बांकीपुर में। जो इनके सवर्ण वोटर थे वो यूजीसी बिल को लेकर के नाराजगी उनके मन में थी, भरत तिवारी हत्याकांड, नीट एस्पिरेंट जो छात्रा थी उसके डेथ के बाद अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं आना, कई चीजों को लेकर के नाराजगी थी। और बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनके प्रति भी कि अब तो बस परिणाम अब हमेशा इनके हिस्से में आना है, तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, इस पर भी समीक्षा होगी। और कल अनंत सिंह जो विधायक हैं, ठीक है उनके अंदाज अपने हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, उनके नाम पर मैंडेट मिला, तो नीतीश कुमार बहुत एक्टिव थे नहीं थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी को रखनी चाहिए थी, जिम्मेवारी से हटानी नहीं चाहिए थी। अगर किन्हीं को आपने जिम्मेदारी दी, शायद इस बात की भी नाराजगी थी। जमीनी स्तर पर इस बात में कितना दम है नहीं है, लेकिन जो कुर्मी मतदाता थे वो बहुत उत्साहित तो नहीं थे। उनको लगता था कि नीतीश कुमार जी अगर रहते तो शायद हमारे लिए और होता। जो इनके कार्यकर्ता थे वो जमीनी स्तर पर लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए, और यही कारण रहा कि पहले राउंड से लेकर 32वें राउंड तक, 31-32 राउंड हुआ, कभी प्रशांत किशोर पीछे नहीं रहे, हर राउंड में आगे रहे। कहा जाता है ना कि ये इनके प्रभाव का बूथ है, ये इनके प्रभाव का बूथ है, हर प्रभाव वाले बूथ पर प्रशांत किशोर आगे रहे। ये बात तो है, नाराजगी तो सीधे सीधे रही है। और आप सोशल इंजीनियरिंग करके जातीय और सामाजिक समीकरण बना के टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आप लेंगे, और इशू जो उनके हैं, जो नौजवानों के इशूज है, पेपर लीक का इशूज है, रोजगार का इशू है, पलायन रोकने की बात है। अब प्रशांत किशोर तो हुंकार भरना कल ही से शुरू कर दिए कि ठीक है, गुजरात में 20-22 सांसद दिया तो उनके हिस्से में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन, और बिहार ने अगर 30 सांसद ही एनडीए को दिया तो उनके हिस्से में कम से कम पैसेंजर ट्रेन की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। वो अपने तरीके से वो नैरेटिव बनाते हैं, तो बाई इलेक्शन जीतने के बाद भी। तो इस बात का मंथन तो जरूर एनडीए में शुरू हो गया है कि ये बिदके हुए मतदाताओं को फिर हम अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे लगेगा कि हम आपके हितों के लिए, अगर आप हमें चुन करके भेज रहे हैं, आपकी सरकार है, तो फिर आप इस बात को समझिए कि आपको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूं, आपके हितों की भी अनदेखी नहीं की जाएगी, आपके हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखते हैं समीक्षा बैठक में जो जिस तरह से इन लोगों ने मंथन किया हर उस कमजोर कड़ी पर, कि आखिर हम क्यों मजबूत किला को भी नहीं बचा पाए, क्या हमने उम्मीदवार का चयन सही नहीं किया, उम्मीदवार बदलने में गलती हुई, जो वोटर की नाराजगी थी, खास करके जो हमारे वोटर थे उस नाराजगी को हम नहीं दूर पाए, और जो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए प्रशांत किशोर कि बीजेपी कहती है कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, क्या हम उनका ठीक से जवाब नहीं दे पाए, काउंटर नहीं कर पाए, कि ये मतदाताओं को बरगलाने जैसी बात है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता मजबूत है और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलनी चाहिए, अगर वो प्रतिनिधित्व के तौर पर भी करता है। ये सारे बातों का मंथन आज बीजेपी कार्यालय में हो रहा था, प्रदेश कार्यालय में। देखते हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात और बिहार के प्रदेश कार्यालय की समीक्षा बैठक, अगली रणनीति इन लोगों की क्या होती है, कैसे इन बिदके हुए मतदाताओं को फिर अपने पाले में लाते हैं, जरा इनके भी थोड़ा हम लोग इंतजार कर ले, कौन कौन से निर्णय आते हैं, और कुछ दिन में तो तस्वीर हो जाएगी।
सर, एक तरफ बीजेपी अपनी हार की वजह तलाशने में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। दूसरी तरफ आरजेडी में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र, उनके बीच जो है वो तीखी बयानबाजी हो रही है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेकर वसूली करते हैं, जबकि शक्ति यादव ने उनके योगदान पर सवाल उठाए। अब सवाल यही है कि क्या बांकेपुर की हार के बाद सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी को भी अपने घर की लड़ाई जो है वो संभालनी पड़ेगी। अगर जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, अगर गठबंधन में तो हम लगातार देखते रहे कि कांग्रेस और लेफ्ट कैसे आरजेडी के उम्मीदवार से अलग थलग नजर आई। एक भी चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी बड़ा नेता वहां पे मौजूद नहीं था। तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव खुद भी 2 दिन पहले ही सक्रिय हुए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट की बात करें तो वहां पे कोई भी नेता मौजूद नहीं था। लेकिन आरजेडी के अंदर भी अगर हम देखें तो जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी का वहां से जाना, उसके बाद फिर शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र का जिस तरह से बयानबाजी की बात सामने आ रही है। हाँ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा शुरू में जब तेजप्रताप यादव ने जयचंद शब्द कह के संबोधित किया था कि ये जो जयचंद है, पार्टी की को दुर्दशा हुई है जब 2025 का परिणाम आया था, उसके लिए ये जयचंद था। रोहिणी आचार्य जी की वो तस्वीर भी साफ साफ आई। और प्रशांत किशोर की जीत के बाद तो उनका एक ट्वीट भी आया था कि जो लड़ते रहेगा अंत में तो जीत उसकी होगी ही। मतलब कि आरजेडी कहीं ना कहीं लड़ने से किनारे हो गई है। कल ही मैं प्लेटफॉर्म पर था, मैं बता रहा था कि जब तेजस्वी जी 2 दिन पहले आए तो उनकी जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि अब पटना हरा हरा हो गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रेखा गुप्ता को तो हरा हरा दिख रहा था, लेकिन तब तक मतदाता जो थे से वो लाल लाल हो गए थे, उनके चेहरे लाल हो गए थे। तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो देखिए, कोई भी पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, हारना तो नहीं ही न चाहती है। और लगातार तेजस्वी जी की निष्क्रियता, बतौर विपक्ष के नेता के रूप में रहने के बाद भी सत्र से अनुपस्थित होना, भाई हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो, तो मानता हूं कि ये तो एक उदासीनता ही है ना। पार्टी कमजोर तो हुई ही है ना। वही रेखा गुप्ता को 46,000 वोट तो मिले थे, वो 14,000 कुछ वोट पर आ गई, जमानत भी नहीं बचा पाई। वो मुस्लिम और यादव का माना जाता था कि एक इंटैक्ट एक वोट बैंक तो है जो 32% का आंकड़ा छू लेता है। वो वोट बैंक लग गया। वो मुस्लिम समाज ने भी जम करके प्रशांत किशोर के लिए वोट किया और यादवों ने भी मतदान कहा कि जब हमारा सेनापति ही नहीं है तो फिर तो हम तय करेंगे कि हम किसके साथ खड़े हो। मैं आरजेडी के कई बड़े कद्दावर नेताओं को, प्रवक्ताओं को बयान देते हुए देखा। मैं अपनी हार से ज्यादा बीजेपी की हार से खुश हूँ। मतलब उनको अपनी हार की चिंता नहीं है, बीजेपी हार गई इसलिए वो प्रसन्न है, इसी में ये कर रहे हैं। तो इस पर सवाल कल भाई वीरेंद्र ने उठाया था। और जब रेखा गुप्ता को टिकट मिला था उस समय भी सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद के सांसद हैं वो और भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया था कि ये कौन रेखा गुप्ता है। मतलब कि टिकट में सबकी सहमति नहीं मिली थी। उदय नारायण चौधरी ने सवाल उठाया था कि तेजस्वी जी अगर विपक्ष के नेता हैं तो उनके कार्यकर्ता इस बात से निराश हो जाते हैं कि मैं तो अपने नेता से मिल ही नहीं पाता। 5 जुलाई की जगह पर 1 ही जुलाई को, चूंकि तेजस्वी जी को यूरोप जाना है इसलिए 1 ही जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस मना लिया गया। और मृत्युंजय तिवारी अंत में पार्टी उनको छोड़नी पड़ी। तो शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र दोनों के बीच में अब बयानबाजी सतह पर आ गई। एक दूसरे पर अब तो कसने लगे। पहले कुछ चल रहा था छायावाद में कि भाई छिपा छिपा के बातें हो रही थी, आज तो खुल करके बातें निकल गई कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन पार्टी का बेड़ा कर रहे हैं। और क्या जो बयान है उसमें तो बहुत तरह की बात, वसूली से लेकर के और भी बहुत तरह के आरोप लगा दिए गए। तो अंदरूनी कलह तो अब सतह पर आ गई। और देखिए, राजनीति में जो सक्रिय राजनीति में व्यक्ति होता है तो वो उस पार्टी के प्रति वफादार होगा, पार्टी में रहेगा, या फिर अपने को
पार्टी के बयान से किनारे कर करके अलग हो जाएगा। तो भाई वीरेंद्र की मुखबिर अब सामने आ गई। शक्ति यादव प्रदेश प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, शक्ति यादव की अपनी भूमिका है। तो शक्ति यादव हों या भाई वीरेंद्र हों या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मुखर हैं, चुप हैं, लेकिन अंदरूनी कलह तो है आरजेडी के अंदर में। पार्टी की हार से निराशा है, नाराजगी है। और अब दूसरे के बारे में क्या कहें, जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में भी एक अलायंस नहीं थी। कभी मैंने नहीं कहा कि जो लेफ्ट की पार्टियां या कांग्रेस या आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता मंचों से संबोधित कर रहे थे। हार जीत तो लगी रहती है, कोई जीत जाए कोई हार जाए, लेकिन एग्रेसिव प्रचार प्रसार तो लोग करते ही हैं। अपने एजेंडे को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर के अपने कोर वोटर को ललकारते तो हैं ही। टर्नआउट कराने में अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को टर्नआउट कराइए। ये सब तो उदासीन था ही ना। तब तो ये जमानत भी आरजेडी जैसी स्थापित पार्टी जो वर्षों तक सत्ता का माने केंद्र रही है, बिहार की राजनीति दशा और दिशा तय कर रही है, उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जा रही है, जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तो पार्टी के लिए एक अलार्मिंग साइन है। और इसी बीच में नेताओं के बयानबाजी, भाई वीरेंद्र ने खुलकर कहा, तो ये भी सामने चीजें बिल्कुल। एक सवाल थे आपके जी, गठबंधन की बात हम लोग कर रहे थे, जिस तरह से अलायंस की बात हो रही थी कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी प्रशांत किशोर का भी। तो क्या ये आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल है क्या कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर बिहार में अलग एक अलायंस बना सकते हैं, या आरजेडी भी उसमें शामिल हो, या कोई भी ऐसा थर्ड फ्रंट आते हुए दिख रहा है क्या बीजेपी बिहार में? देखिए, एक सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, एक सवाल है। या प्रशांत किशोर अपने को बिल्कुल अलग थलग रखेंगे। हालांकि हम लोग जो है लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि एक तीसरे विकल्प की शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है बिहार। किशन में 12 पार्टियां थी, अब 13वां पार्टी के रूप में जनसुराज भी होगा। जब हाउस चलेगा तो सदन में भी अब 13 पार्टियों की आवाज गूंजेगी। और ये में भी एनडीए में इसलिए नहीं जाएंगे प्रशांत किशोर की, अभी तो आरोप लगा ही रही है ना आरजेडी की ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा ने ही इनको एंडोर्स किया है। और अगर ये एनडीए में जाते हैं तो आरजेडी के इस दावे पर मुहर लग जाएगी। ये जो है वो आरजेडी में जाएंगे नहीं। कांग्रेस के बारे में बिल्कुल आपने सही बताया कि कांग्रेस के बारे में तो कहा जा रहा है कि एक अप्रत्यक्ष समर्थन इनको मिल रहा है। 2 घटना मैं बताता हूं। एक तो नॉमिनेशन के पहले जब आरजेडी का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था, तो इनके ही एक प्रवक्ता है ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा था कि क्या बुरा है जब विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो। इशारा प्रशांत किशोर की तरफ ही था। और दूसरे चुनाव के दरमियान जो अखिलेश सिंह कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनके बेटे आकाश जो चुनाव भी लड़े इस बार महाराजगंज से, उन्होंने समर्थन दिया कि हम प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत हो। तो कांग्रेस खुल करके नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो समर्थन कर ही रही है। अब प्रशांत किशोर को तय करना है कि ये जो तीसरे विकल्प की तरफ ये बढ़ेंगे, जहां कहा गया कि मुद्दे पर बात होगी, जाति पर कोई बात नहीं होगी। और जब मुद्दे हमारे प्रभावी होंगे, मुद्दे इम्पैक्ट डालने वाले होंगे, मुद्दे कनेक्ट करेंगे लोगों को, तो हम जातीय समीकरण को जोड़ करके क्यों चलें कि सोशल इंजीनियरिंग कब होगा तभी हम चुनाव जीतेंगे, या नहीं सोशल इंजीनियरिंग होगा तब हम चुनाव हार जाएंगे। तो उस स्थिति में ये रोजगार, पलायन, बच्चों की बेहतर शिक्षा कैसे हो, क्या अपने इस नैरेटिव के साथ ये खड़े रहते हैं या इस नैरेटिव से इतर ये किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं कि चलिए बाई इलेक्शन तो हम जीत गए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पार्टी है और हम उसके साथ अब जुड़ जाते हैं। पहले भी तो इन्होंने कुछ कोशिश की थी कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम करने की, हालांकि कुछ जगह सफलता मिली, कुछ जगह सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर अलग राय रखी, या कहा गया कि प्रशांत किशोर जैसा चाहते थे कांग्रेस उस तरह से काम करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन प्रशांत किशोर किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अल्टरनेटिव जो राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है
जनता ने भी ट्रेडिशनल पार्टियों को नकार करके एक विकल्प को वोट किया। सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि आप विकास के साथ खड़े रहेंगे या बदलाव के साथ खड़े रहेंगे। अगर बदलाव की बात होती तो बदलाव में उनके पास दो ऑप्शन थे, आरजेडी की भी उम्मीद थी और प्रशांत किशोर भी थी, लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर को चुना। तो प्रशांत किशोर अभी चाहेंगे कि थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कभी कभी वाटर टेस्टिंग, पत्थर फेंक करके देखेंगे पानी में कि कितना तरंग उठते हैं, तो थोड़ी वाटर टेस्टिंग करेंगे कि क्या अगर हम किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर तो हम भी उस पार्टी के कैंडिडेट बन के रह जाएंगे, और उस पार्टी के बारे में जो ऑलरेडी पहले से लोगों के मन में एक भाव बैठा हुआ है, हम भी उसके कैंडिडेट बन के रह जाएंगे। और अगर एक उम्मीद की किरण के तौर पर आए हैं कि हम बदलाव के वाहक बन सकते हैं बिहार में, तो क्यों न एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की जाए। और उसका आगाज में देखा, मैं एक नेशनल चैनल पर बैठा हुआ था उस दिन, जिस दिन परिणाम आ रहे थे, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह एक साल के लिए छुट्टी पर चले गए थे, और उसी चैनल पर देखे कि फिर उदय सिंह आकर के बयान देने लगे कि हाँ मेरी पार्टी जीत गई और अब हम चाहते हैं कि बिहार में क्रांति हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार में चेंज हो। तो भाई छुट्टी गए हुए व्यक्ति तुरंत कैसे लौट गए जैसे ही एक सीट इनके हिस्से में आई। प्रशांत किशोर थोड़ा इंतजार करेंगे, चाहेंगे कि हम अगर अपने तरीके से हुंकार भर सकते हैं तो फिर ये कांग्रेस रूपी पार्टी का बोझ हम अपने कंधे पर लेकर के क्यों चले। अगर एक नयापन के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया कि बांकीपुर जैसे अभेद्य दुर्ग को कहा ना कि 30 साल के किले को हमने 30 दिन में डाल दिया, तो हमारे पास तो एक जमायत भी है, एक टीम भी है, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर अभी कुछ तक मौन रहे और मौन रह करके अकेले चलने की बात करेंगे, एकला चलो पर। अभी मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर चलेंगे, बाद में फिर कौन किनके साथ अलायंस में जाएंगे फिर हम लोग उस पर भी बात। बिल्कुल सर, जिस तरह से बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के बाद सवर्ण, खासकर भूमिहार ब्राह्मण समाज की नाराजगी को लेकर जिस तरह से बहस हो रहा है, विपक्ष और कुछ भाजपा नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि देवेश कुमार के इस्तीफे से मंत्री दीपक प्रकाश का रास्ता साफ किया गया है, जिससे इस समाज में उपेक्षा का भी संदेश गया। वहीं यूजीसी गाइडलाइंस, भरत तिवारी इनकाउंटर और जिस तरह से भूमिहार ब्राह्मण शब्द को सरकारी मान्यता नहीं देने जैसे मुद्दों को भी जिस तरह से नाराजगी की वजह बताया गया है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार तो नहीं किया है और न ही कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी जाति के साथ भेदभाव की बात मानी है। लेकिन दीपक प्रकाश फिलहाल जो है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। अब ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या देवेश कुमार की खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश की एंट्री कराई जाएगी और क्या दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इस्तीफा आखिर देवेश कुमार का क्यों लिया गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछ ही दिया है सरकार से, और देवेश कुमार का जो टेन्योर है वो मार्च तक था, तो टेन्योर के पहले ये बीजेपी में पहला इस्तीफा मैं देख रहा हूँ किसी एमएलसी का, वो तो दीपक प्रकाश जी के लिए ही लिया गया है और दीपक प्रकाश जी को एमएलसी बना दिया जाएगा, बना करके और सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दे दिया जाएगा कि नहीं अब वो सदन के सदस्य हैं। बहुत छीछा हो इसके पहले ही उनको ये किया जाए। लेकिन उसके पहले अंक में जो आपके सवाल थे भूमिहार ब्राह्मण समाज को लेकर के, हाँ नाराजगी तो है, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसको लेकर के नाराजगी है। नीट एस्पिरेंट छात्रा की मां आज भी हाथ जोड़ करके नेताओं के दरवाजे पर घूम रही है, लेकिन उनके हिस्से में अभी तक न्याय नहीं मिला कि आखिर उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो दरिंदा कौन था, कौन जिम्मेवार व्यक्ति था जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके साथ तो मैंने कई बार बात किया था भूमिहार ब्राह्मण की ऐतिहासिकता पर, उसकी पृष्ठभूमि पर, कि जब जो चीजें रिकॉर्ड में है उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और
ये भूमिहार जाति अलग है, ब्राह्मण जाति अलग है, वहां भी एक नाराजगी तो है। यूजीसी बिल को लेकर के तो मुखरता के साथ इस बार लोगों ने बोला बांकीपुर के बाई इलेक्शन कि हाँ हमारे बच्चों के साथ क्या हो, कोई बच्चा उस पर कोई आरोप लगा देगा और इसके वजह से उसकी पूरी प्रतिभा को आप किनारे कर देंगे और वो दंड का भागी बन जाएगा। ऐसा कैसे होगा? इस तरह की नीति देश में क्या क्या आप करना चाहते हैं? इस वजह से कि वो खास जाति में जन्म ले लिया, इसके वजह से उसे प्रताड़ित किया जाएगा। ये सब उनके नाराजगी है, इस नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। और विवेक ठाकुर के ही संयोग ऐसा देखिए कि विवेक ठाकुर जो भूमिहार ब्राह्मण जाति से आते हैं तो उनकी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में गए और दिवेश कुमार जो ये भी भूमिहार ब्राह्मण जाति से हैं, इनकी सीट पर दीपक प्रकाश जी को भेजा जा रहा है। तो ये सवाल है, ये चर्चा हुई थी। हालांकि देवेश कुमार का इस्तीफा बांकीपुर इलेक्शन के बाद लिया गया, इसलिए उस इलेक्शन के वोटिंग पर कोई भाव देवेश कुमार के इस्तीफा का नहीं पड़ा है। हाँ, मर्मरिंग है कि आखिर इस्तीफा क्यों। लेकिन ये यूजीसी एक्ट, ये जो सवाल आपके हैं भरत तिवारी इनकाउंटर, नीट एस्पिरेंट छात्रा की हत्या और फिर समुचित भागीदारी, इसको लेकर के नाराजगी तो है। और चूंकि ये जात लड़ने भिड़ने वाला जात है, ऐसा नहीं है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। ये जिस साथ भी रहेगा, जितने दिनों तक रहेगा, मुखरता के साथ लड़ता तो है। बीजेपी नहीं चाहती कि इसको नाराज करें। सवालों को लेकर के, जो उनके सवाल हैं, उनके सवालों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि उनकी नाराजगी को हम दूर करें। कितना दूर कर पाती है, कितना दूर नहीं कर पाती है, ये तो ये है। रह गई बात दीपक प्रकाश जी को कि आखिर दीपक प्रकाश जी के प्रति इतना प्रेम क्यों, ये सवाल का जवाब भी मैंने कई जगह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कीमत पर नाराज बीजेपी नहीं करना चाहती। क्योंकि नीतीश कुमार जी के हटने के बाद कुर्मी समाज में नाराजगी है, तो उस लौकुश समाज में, कुछ समाज में तो यही लोग आते हैं। वो दीपक प्रकाश को मंत्री पद उनका बरकरार रखना हो, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में बरकरार रखना हो, उनकी पत्नी को बतौर विधायिका की जिम्मेवारी दिए रखनी हो, चाहे जितना भी उनको हम लाभान्वित कर सके, लेकिन हमको कुशवाहा समाज को ये मैसेज देना है कि ये आपके समाज के लिए इतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। सम्राट चौधरी बजाते मुख्यमंत्री हैं, दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद बचाने के लिए हमें किसी से इस्तीफा भी कराना पड़ा तो मैंने इस्तीफा करा दिया, लेकिन उनको हमने मंत्री पद उनका बचा लिया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट को सरकार जवाब दी, क्योंकि जब भी उपेंद्र कुशवाहा जी को दीपक प्रकाश पर सवाल पूछा जाता था, कहते थे कि ये सरकार का काम है, सरकार जवाब देगी कि उनको मंत्री कब तक बनाए रखेगी और मंत्री बनाने के लिए जो उसके बेसिक क्राइटेरिया है उसका पालन वो सरकार कैसे करेगी, ये मेरा पार्ट नहीं। तो कुशवाहा समाज को नाराज तो नहीं करना चाह रही है बीजेपी, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो आपके दूसरे सवाल हैं कि क्या भूमिहार समाज, भूमिहार ब्राह्मण समाज को मनाने में भी बीजेपी कामयाब होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, इसके बाद फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी तो नाराज है और वो नाराजगी आपको बाकी कुछ चुनाव में दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी और इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।